नमस्कार। मैं आज आपके साथ बात करने आया हूँ कोरोना का जो महामारी है कोरोना की, जो मेरे विचार से एक कोरोना से महायुद्ध है, उसके बारे में मैं आपसे बात करने आया हूँ। और सर्वप्रथम मैं पुष्पेंद्र गुणश्रेष्ठ जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने इस मंच पर मेरे विचार साझा करने के लिए आमंत्रण दिया। धन्यवाद। मैं जब कहता हूँ कि ये कोरोना की महामारी में ये महायुद्ध है, तो कई लोग मुझे कहते तो उससे क्या, हम भारतवर्ष तो गए 2300 साल से हम तो लड़ते ही आए हैं। 2300 साल पहले हम पर ग्रीकों ने आक्रमण किया, फिर मोहम्मद गजनी से लेके मुगलों तक, बीच में शक आए, क्वेश्चन आए, हुण आए। हम लोग 700 साल तक मुगलों और ब्रिटिशों की गुलामगिरी में रहे और लड़के हमने आज़ादी पाली। 2300 साल पहले भी हम थे, आज भी हम हैं। हम तो एक लड़ने वाले लोग हैं, हमें क्या डर है। कोई कहते हैं कि 100 साल पहले ऐसी एक भयंकर बीमारी आई थी फ्लू की, उसमें करीबन 1,70,00,000 लोग मर गए, फिर भी हम उसमें से बच के निकले। तो आज कोरोना से क्या डरना, क्योंकि आज तो मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, और आज मात्र भारत में आज के दिन 15,000 कोरोना के केसेस है। तो ये मुझ पर एलिगेशन होता है जब भी मैं बात करता हूँ कि कोरोना का ये महामारी नहीं, ये महायुद्ध है, और हमारे सर्वाइवल के लिए हमें अगर एक देश करके बचना है तो इसे लड़ना चाहिए। तो मुझे बार बार कहा जाता है कि आप हमें डरा रहे हैं, ये कुछ गलत बात कर रहे हैं। मगर मैं आपसे फिर ये कहना चाहता हूँ कि पहले आपको ये समझना होगा कि कोरोना की बीमारी ये क्या है और ये बीमारी हमारे लिए महायुद्ध क्यों है। तो मैं जो कुछ तथ्य बताने वाला हूँ, ये तथ्य तो आपने पृथक पृथक तो काफी लोगों ने सुने होंगे, मगर ये आप इकट्ठा सुनकर इसके ऊपर जो मेरी थ्योरी है और जो इसके ऊपर जो हम लोगों ने जो देखे जिस प्रकार से इस कोरोना का फायदा पाकिस्तान जैसे राष्ट्र उठा रहे हैं और किस तरह से इस हमें नुकसान पहुंचाने की साजिश हो रही है, तो मेरी आपसे एक विनती है कि आप मेरा भाषण पूरा सुन लीजिए और उसके बाद ही आप रिएक्ट होइए। सर्वप्रथम कोरोना का जो मामला है, भले मैं नहीं पढ़ना चाहता इसमें कि चीन ने डेवलप करके भेजा है या एक्सीडेंटल रिलीज हुआ है। बात यह है कि कोरोना का ये जो वायरस है, कोरोना एक फैमिली है, वायरस की फैमिली है। 1918 में जो भी हमें जो इन्फ्लुएंजा की जो महामारी आई थी भारत में, वो भी कोरोना जाति के वायरस की थी, फ्लू वायरस की थी वो। मगर ये बहुत एडवांस वायरस है इसके आगे का, क्योंकि ये चमगादड़ों में रहता है और हजारों साल ये चमगादड़ों में था और अभी भी उसने क्रॉसओवर कर लिया है ह्यूमंस में। तो हमारे पास यानी हमारे बॉडी के पास, हमारे शरीर के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। वस्तुतः निसर्ग ने हमारा शरीर ऐसा बनाया है कि हमारे जीनोम में कई लाखों वायरस की जानकारी है और हम उसके ऊपर कैसा, उसके साथ कैसा लड़ना है हमारा शरीर जानता है। मगर जो नोवेल कोरोना, जो नया कोरोना कोविड-19 जो वायरस है, उसके बारे में हमारी बॉडी जानती नहीं है और इसके कारण इसका जो नुकसान हो रहा है ये काफी भारी मात्रा में हो रहा है। इसके ऊपर कोई वैक्सीन भी अभी तक बना नहीं है। जो खबरें आ रही है कि वैक्सीन बन रहा है, ये मिसलीड करने वाली खबरें हैं, क्योंकि वैक्सीन का खोज होना, उसके बाद उसका ट्रायल्स लेना, तो ट्रायल्स में भी काफी फेजेस होती है। पहली फेज में जो ट्रायल लिया जाता है वो 12-15 वॉलंटियर्स पे लिया जाता है, दूसरी फेज में कुछ 100-50 लोगों पे लिया जाता है, तीसरी फेज में कुछ 1000 लोगों पे लिया जाता है, और हर फेज में अगर कोई गलती निकली तो ये वापस दोहराया जाता है। तो मैं आज ही सुबह मेरे कई दोस्तों से बात किया जो इसमें इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कम से कम 18 महीने तो कोई वैक्सीन आएगा नहीं। तो 18 महीने तक अगर कोरोना से हमें बचना है, इसका फैलाव रोकना है, तो सोशल आइसोलेशन यही एक बात हमारे पास होती है। दूसरी बात ये कहा जाता है कि आज अमेरिका में इतना फैला है, यूरोप में इतना फैला है, हमारे पास नहीं फैला क्योंकि हम तो सोशल आइसोलेशन अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो मुझे दो बातें कहनी है कि एक मैं इटाली का एग्जांपल देना चाहता हूँ आपके पास, दूसरा मैं अमेरिका का देना चाहता हूँ, और तीसरी बात मैं हमारी मेडिकल व्यवस्था के बारे में आपसे बोलना चाहता हूँ। इटाली ये बहुत प्रगत देश है, इसकी पॉपुलेशन करीबन 6 करोड़ है और आज की इसमें 0.28% लोग, यानी करीबन 1,70,000 वहाँ मरीज वहाँ पे है, और उसमें से 3% लोग क्रिटिकल केयर में, 6,000 से ज्यादा लोग क्रिटिकल केयर यूनिट्स में है। और इतना एडवांस कंट्री होने के बाद भी इटाली की ये कैपेसिटी नहीं है कि 6,000 लोगों को क्रिटिकल केयर में ट्रीटमेंट दे। तो वहां पे आज ये चुनना पड़ता है कि किसको ट्रीटमेंट दे, जिसको ज्यादा बचने की उम्मीद है उसी को ट्रीटमेंट दी जा रही है। अब ये
इसके बाद अब अमेरिका की बात देखें तो आज अमेरिका में करीबन 1,40,000 से ऊपर पेशेंट है। और जो माफ करना, अमेरिका में आज 7,40,000 के ऊपर पेशेंट है। और बराबर एक महीना पहले अमेरिका में ये संख्या थी 14,000, जब आज हमारे पास 15,000 हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। तो आज हम जहां खड़े हैं वहां पे अमेरिका के लोग एक महीना पहले खड़े थे। एक महीने में वो 14,000 से लेके 7,40,000 तक पहुंच गए। अगर इसी रेट से हमारे यहाँ अगर कोरोना प्रोग्रेस हो जाता है तो एक महीने के बाद हमारे यहाँ 8.25 से 8.5 लोग संक्रमित हो पाएंगे। अब कहते हैं कि अमेरिका में जो हुआ वो यहाँ होना तो जरूरी नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका हमारे से 4 गुना बड़ा देश है। हमारी पॉपुलेशन करीबन पॉपुलेशन उससे 5 गुना ज्यादा है। तो वस्तुतः अमेरिका में जिस तेजी से वो फैल रहा है, वहां के लोग डिसिप्लिन है, वहां की मेडिकल सिस्टम बहुत एडवांस है। तो ये तो हमारे अगर फैलना लगेगा तो इसकी फैला का रेट इससे काफी ज्यादा होगा और वर्स्ट केस में ये तो कई गुना हमारे यहाँ संक्रमित हो जाएंगे। अगर इटली को फॉलो करें तो ऐसा कहते हैं कि 2 महीने में 35 लाख तक लोग इसमें संक्रमित हो पाएंगे। तो वो 35 लाख में छोड़ दो, मैं तो कहता हूँ कि जो मिनिमम फिगर है, एक 8 लाख की जो फिगर है, तो क्या हम 8 लाख कोरोना बाधितों को हैंडल कर सकते हैं? और 8 लाख ये 130 करोड़ में बहुत कम फिगर है। ये बहुत मामूली संक्रमण है। ये आगे बढ़ गया तो क्या पिक्चर होगा ये आप ही सोचो। अगर 8 लाख लोग बाधित हो जाएंगे तो हमारे पास हॉस्पिटल बेड आज भारत में टोटल बेड्स जो है आज की संख्या है 7 लाख। भारत में डॉक्टरों की आज की संख्या है 14 लाख, जिसमें एमबीबीएस डॉक्टर्स मैं गिन रहा हूं। और इसमें से कितने रिटायर हो गए ये पता नहीं। ये रजिस्टर्ड डॉक्टर की संख्या 14 लाख है। और ये सभी डॉक्टर्स क्वालिफाइड नहीं है कोरोना को ट्रीट करने के लिए। ये सभी हॉस्पिटल के बेड कोरोना को ट्रीट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। और ये भी हमने ध्यान में रखना चाहिए कि आज विभिन्न बीमारियों के कारण पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती हो ही रहे। फिर भी अगर माना में कि 100% बेड भी कोरोना के पेशेंट के लिए गए तो फिर भी 1 लाख के ऊपर जो पेशेंट बचेंगे उनका क्या होगा? उनका डिजीज कितना प्रोग्रेस होगा? क्या उनमें भी सक्सेस रेट 3%, मतलब 3% ही सीरियस पेशेंट बनेंगे जिनको क्रिटिकल केयर की जरूरत पड़ी? अगर 7 लाख में 3% भी क्रिटिकल केयर की जरूरत पड़ेगी तो आज 25 से 30 हजार लोगों को हम क्रिटिकल केयर में हमें रखना पड़ेगा। और मेरी जानकारी हिसाब से बंबई शहर के बड़े महानगर में आज ज्यादा से ज्यादा हम लोग 200 लोग ही क्रिटिकल केयर में रख सक रहे। तो बाकी लोगों का क्या होगा और सामाजिक व्यवस्था पे इसका क्या असर पड़ेगा? पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट में गड़बड़ हो जाने से अगर पेशेंट की मौत हो जाती है तो डॉक्टर पे हमला होना, हॉस्पिटल जला जाना, ये बड़ी मात्रा में ये प्रकार बढ़ रहे हैं। तो इसके इसमें क्या जनता अपना संतुलन रख पाएगी? लाखों से ज्यादा एक महीने के ऊपर अगर परिस्थिति हो गई कि कोई लाख पेशेंट्स हॉस्पिटल एडमिट नहीं हो पा रहे, कई लाख पेशेंट्स इनको क्रिटिकल केयर की जरूरत है, उनको केयर नहीं मिल रही है और उनके कारण संक्रमण तेजी से फैला, तो क्या हम कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता। हमें क्या है, दुनिया का कोई भी देश ये कर नहीं सकता, क्योंकि जो हेल्थ केयर की सिस्टम होती है वो नॉर्मल कंडीशन को हैंडल करने के लिए होती है, ऐसे किसी महामारी को नहीं। और 100 साल पहले की कंपेयर कृपया ना कीजिए, क्योंकि तब आज का जो विभाजित भारत है, जो 2/3 भारत हम लोग स्वतंत्र कर पाए हैं, उसकी पॉपुलेशन तब उस समय 15 करोड़ के आसपास थी। वही 15 करोड़ बढ़ के 130 करोड़ हो गई है। इसका मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ी है। आज ट्रेनें चलती है, तब तो घूमने फिरने के साधन नहीं थे। जब भी महामारी आती थी लोग अपने अपने जगह बैठते थे, आइसोलेशन होता है। इसके बाद भी ये संख्या इतनी बड़ी है। आज तो ट्रेन से घूमते हैं, प्लेन से घूमते हैं। आज कहीं पे भी दुनिया का संक्रमण, चाइना का वो अमेरिका होता है, अमेरिका से सऊदी जाता है, सऊदी से भारत में आता है। तो इसके लिए एक ही उपाय है, वो यानी सोशल आइसोलेशन। और मुझे लगता है दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। और ये उपाय यशस्वी हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि ये कोरोना का वायरस जो है वो सिर्फ संसर्ग से फैलता है। हम एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, स्पर्श से फैलता है। ये वायरस ऐसा नहीं कि जो हवा से फैले। सो ये एक अच्छी बात है और हम लोग इस पर काबू पा सकते हैं। और मोदी जी ने जो पब्लिक कर्फ्यू का अपील किया था, उसको जो रिस्पॉन्स मिला और उसके बाद जो हमारे यहाँ पे शटडाउन शुरू है उसको जो रिस्पॉन्स मिला, वो देखते हुए मैं कहता हूं कि हम कर सकते हैं। क्योंकि हमें, जैसा किसी मेरे दोस्त ने कहा था, 2300 साल लड़ने की आदत है। 700 साल हम आजादी तक लड़ते रहे, हम कभी थके नहीं, हारे थके नहीं, मगर पूरी लड़ाई नहीं छोड़ी, आखिर युद्ध हमने जीत लिया। तो हमें ये लॉन्ग टर्म आदत है। और अगर सिर्फ कोरोना का मामला होता तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि हम लोग इसमें आसानी से जीत जाते थे।
मगर इसमें कोई जो नई इंफॉर्मेशन आ रही है, एक है मेरे भाषण का विषय तबलीगी कोरोना और महाराष्ट्र की राजनीति। महाराष्ट्र के ऊपर तो मैं बाद में आऊंगा, पहले तबलीगी कोरोना के ऊपर मैं बोलना चाहूंगा। कल ही हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो नोटिफिकेशन दिया है उसके कारण भारत के 30% से ज्यादा केसेस आज ये तबलीग रिलेटेड है। अब ये क्या एकाएक हुआ है, ये इनकी बेवकूफी है, ये तबलीग जानबूझ के कर रही है, इनके टेररिस्ट के साथ कनेक्शन है। तो मैं इस पे ऊपर कोई खुद कमेंट नहीं करूंगा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जो डिफेंस एक्सपर्ट है और जो टेररिज्म के एक्सपर्ट है इम्तियाज गुल, ये इस्लामाबाद स्थित बड़े नामी एक्सपर्ट है, 20-30 साल से इनकी स्टडी है। उन्होंने खुद ये कहा है कि तबलीगी जमात ये आतंकवादियों से गए करीबन 15-20 सालों से संलग्न है। आतंकवादी तबलीगी जमाती के जो भी कुछ ठिकाने हैं, जो भी उनकी मस्जिदें हैं, इनकी कोई ऑफिशियल मस्जिदें नहीं होती मगर इनसे कनेक्टेड काफी जगह होती है, उनका आतंकवाद के लिए खुलकर उपयोग करती है। तो बात यह है कि ये क्यों अचानक ये तबलीगी जमात या फिर जिहादियों को इंटरेस्ट क्या है भारत में। तो ये इंटरेस्ट बड़ा सिंपल है। 1000 साल तक हम लड़ते रहे जिहादियों से, हम यशस्वी हो रहे। आज 70 साल के बाद आज भारत एक नई ऊंचाई पे जा रहा है। तो हमारे दुश्मन देश पर्टिकुलर पाकिस्तान ने हजम नहीं कर पा रहा है और गए कितने सालों से जब पाकिस्तान को ध्यान में है कि वो हम पर रण क्षेत्र पे नहीं लड़ सकते, युद्धम से नहीं जीतते, तो उन्होंने प्रॉक्सी वॉर शुरू किया है। गजवाए हिंद के बारे में पुष्पेंद्र जी आपसे बात करते रहे, हमारे काफी मित्र जो इसी चैनल पर आपसे बात कर चुके हैं, इस बात के लिए आपको आगाह कर चुके हैं। गजवाए हिंद की तो लड़ाई चालू थी। कश्मीर में धारा 135 हटाई गई, 170 धारा हटाई गई, आर्टिकल 35A हटाया गया। तो उसके बाद पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। तो उसके बाद उन्होंने पहला मौका जो उन्हें मिला वो सीएए का, और सीएए के मामले में हमें एक अभद्र युक्ति हमारे सामने आई। वो है भारत के नक्सली कम्युनिस्ट और ये जो झूठे मानवतावादी है जो पैसा लेके काम करते रहे भारत के इंटरेस्ट के विरुद्ध, और यहाँ के जिहादी लोग, ये तीनों ने मिलकर भारत के मुसलमानों को भड़काया कि भाई ये जो कानून है ये आपकी नागरिकता छीनने के लिए। मैं ज्यादा दोहराऊंगा नहीं मगर ये कहना मुझे स्पष्ट जरूरी है कि 35A के अगेंस्ट वो कुछ नहीं कर पाए। इसलिए जब सीएए का जब कानून है तो जिसका भारत के मुसलमानों से कोई भी ताल्लुक नहीं था, उस मामले में मुसलमानों को यहाँ भड़काया गया। उन्हें कहा गया कि ये कानून आपके खिलाफ है और एक बड़ा आंदोलन चला, देश भर दंगे भी हो चुके हैं। तो उसके बाद जब कोरोना आ गया तो कोरोना के स्टार्टिंग के फेज में आप देखो ये शाहीन बाग जैसे जो आंदोलन थे वो वहां से हटे नहीं। तबलीग के पहले वहां से कोरोना फैलना चालू हुआ, वहां से गांव गांव इनके तबलीग के बाद तो ये पूरा भारत भर फैला। और आज भी मतलब ये सरकारी फिगर ये मेरी नहीं, 30% से ज्यादा लोग तबलीग के कारण ये बचे हुए। तो अभी क्या हो, मतलब ये डर क्या है हमें कि ये बढ़ेगा, ये जो मैं जो कहता हूं बार बार कि ये परिस्थिति हमारे हाथ के बाहर निकल जाएगी। तो इसके पीछे ये जानबूझ के पाकिस्तान ने इसका एक फायदा उठाया है। ये एक कोरोना आज उनके लिए एक हथियार बन गया है। और वो खुद भी, क्योंकि कुछ लोग दुनिया के ऐसे होते हैं, जैसे मानव तो सब लोग बोलते हैं ऐसी लड़ाई में मानवता जब संकट में आती है तो सब लोग इकट्ठा होते हैं, मगर मानव में भी सब मानव नहीं होते। कुछ दानव ऐसे होते हैं कि जिन्हें खुद की भलाई में इंटरेस्ट नहीं होता, खुद के देश की भलाई नहीं करेंगे मगर दूसरों की बर्बादी में से खुश होते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं जिसमें ये जिहादी है, जिसमें नक्सली है, इनका एक में उद्देश्य है कि भारत की तबाही करना। और आज जो निसर्ग निर्मित ये जो कोरोना है ये इनके पास हथियार के रूप में आ गया। ये लोग इन्होंने काम करना शुरू भी किया है। आपको याद है कुछ दिन पहले दिल्ली में ऐसे बड़ा ये दिहाड़ी मजदूरों का एक जमाव इकट्ठा हुआ था। उन्हें कहा गया कि आपको घर पहुंचाने के लिए बसेस जा रही है। तो एक बड़ा हजारों के तादाद में वहां पे वो जम गए थे। उसके बाद वो उन्हें डिस्बर्स कर दिया गया। मगर कुछ सवाल आज भी है कि भाई वो वहां इकट्ठे हुए कैसे, उनको उस जगह आने के लिए बसेस किसने प्रोवाइड की। तो उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है। हमारे यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात रहती है कि इन्वेस्टिगेशन चालू है करते थे, कोर्ट केसेस चालू है, मामले ठंडे पड़ते रहते हैं। और जो जिनको कुछ ये जो जिहादी है और जो नक्सली है उनको ये सब पता है सिस्टम की हमारे वीकनेस, और इसका फायदा लेते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो वो तो मामला ठंडा हुआ। उसके बाद 2-4 जगह ऐसी वापस घटनाएं घटी, उसके कारण दिल्ली में कोरोना बढ़ गया। मगर फिर भी इतना नहीं बढ़ा जितना वो चाहते थे। एक्चुअली पिछले हफ्ते में
कोरोना का जो ग्रोथ रेट है उसमें भारत में कुछ कमी निकल ली। और 14 तारीख को जब लॉकडाउन का पीरियड खत्म होने वाला था, जिन प्रधानमंत्री मोदी ने उसे 3 तारीख तक बढ़ाया, उसके पहले सुबह एक खबर चली कि भाई ट्रेनें शुरू हो रही है, और दोपहर को 3 बजे के बाद मुंबई के बांद्रा में एक भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई और सबको ये बताया गया कि ये भाई इन लोगों को घर जाना है और ये अफवाह पर विश्वास रख के ये लोग वहां जमा हुए। अब ऊपर से देखें तो दिल्ली की घटना और ये घटना आपको बिल्कुल सिमिलर लगेगी, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि इस दोनों घटनाओं में एक ही समानता है कि ये दोनों घटनाएं जानबूझकर निर्माण की गई परिस्थितियों के कारण हुई है। मगर बांद्रा का जो जमाव था उसमें से कोई भी आदमी गांव जाने के लिए वहां नहीं आया था, क्योंकि बांद्रा से कोई ट्रेनें नहीं छुट्टी गांव जाने के लिए। अगर यहाँ के जो बाहर के मजदूर है वो बंगाल से है, यूपी से है या फिर बिहार से है, यहाँ तो ट्रेनें छुट्टी है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई से या फिर दादर से, कुर्ला से, कल्याण से। इन चारों जगह कोई जमाव नहीं था जहां से ट्रेनें जाती नहीं, जहां पे खाली उपनगरीय ट्रेनें चलती है। उस बांद्रा में बड़ा जमाव इकट्ठा हुआ और ये जो जमाव वहां पे इकट्ठा हुआ उसमें सारे पुरुष थे, एक भी महिला नहीं थी। आप दिल्ली का जमाव देखो, लोग फैमिली के साथ आए थे, उनके साथ सामान था। इस जमाव के आप छायाचित्र देखो, आपको एक भी महिला नहीं मिलेगी, एक भी बालक नहीं मिलेगा, किसी के पास बैग नहीं है, एक प्लास्टिक की थैली भी नहीं है। तो कैसा माने कि ये लोग इकट्ठा हुए थे? तो इसमें क्या उद्देश्य था? तो मेरा एक स्पष्ट आरोप है कि दिल्ली में एक प्रयोग शुरू हुआ कि अगर अफवाह पहले ही तो जमाव इकट्ठा होता है कि नहीं, उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है, उसकी आगे की फेज की टेस्टिंग बॉम्बे में हुई कि अभी बगैर फैमिली के जमाव इकट्ठा हुआ। जब फैमिली साथ में होती है तो आप कोई दंगा नहीं कर सकते, वहां पे गड़बड़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बीवी बच्चे आपके साथ है। तो कोई भी आदमी इतना मूर्ख नहीं होता कि बीवी बच्चे साथ में हो तो सिचुएशन ऐसी बिगाड़े कि उनको नुकसान हो। तो बॉम्बे में जो जमाव हुआ वो पूरा मेल ओनली, जो खाली पुरुष उसमें थे, जिनके पास कोई सामान नहीं था। मगर पुलिस ने वो सिचुएशन बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर ली और ये जमाव डिस्पर्स हो गया। यहां पे भी एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि जहां ये घटना हुई वहां के कुछ वीडियो वायरल हुए, मतलब कुछ दोपहर को 2.5 दिन के वीडियो हो गए थे। वहां पे सीधा बोलता, अरे 4 बजे प्रेस को बुलाया, आप पहले से क्यों जमे? देखो भाई 15,000 रुपए लेने बगैर कहीं जाना नहीं। ये सब वीडियो अवेलेबल है, पुलिस के पास भी अवेलेबल है, पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेट करे, पकड़े। मेरा सवाल यह है कि जहां से ये घटना हुई उससे 5 मिनट के अंतराल पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी का व्यक्तिगत निवास स्थान है। और दूसरी बात यह है कि वो इलाका आज बॉम्बे के एक हॉटस्पॉट पर डिक्लेयर हो चुका है। वहां पे इतना बंदोबस्त है, इतना पुलिस का प्रोटेक्शन वहां पे है कि वहां से कोई आदमी निकल नहीं सकता। तो इतने हजारों लोग वहां इकट्ठा हुए कैसे? अभी उन्होंने तो एक पत्रकार को किसी को अरेस्ट कर लिया और बाद में और एक किसी को 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो मेरा तो कहना है पत्रकार का तो कोई इसमें दोष नहीं, क्योंकि उसने एक रेलवे केस पे खबर छापी थी कि भाई रेलवे अरेंज कर सकती है, और 11 बजे चैनल ने यह भी कह दिया है कि रेलवे ऐसा कुछ काम नहीं करने वाली है। और ये 11 बजे जाने के बाद 2 बजे जमाव कैसा इकट्ठा। और दूसरी बात यह है कि जो लोकल न्यूज चैनल था वो मराठी न्यूज चैनल था। तो क्या आप भरोसा कर सकते हैं कि मराठी न्यूज चैनल की खबर सुनकर जो लोग मराठी नहीं जानते वो इकट्ठा हुए? और वो भी वहां इकट्ठा नहीं हुए जहां से ट्रेनें निकलती है, जहां ट्रेन निकलती नहीं वहां इकट्ठा हुए। तो ये साजिश के आगे की कड़ी है। और मैं यह कहना चाहता हूं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये मामूली इत्तेफाक नहीं है। ये घटना जिस दिन हुई उस दिन महाराष्ट्र के एक बड़े अर्बन नक्सली आनंद तेलतुंबड़े को उसके साथीदार के साथ पुलिस के सामने सरेंडर होना पड़ा, क्योंकि मुझे सोर्सेस ने बताया गया है कि ये जो जमाव इकट्ठा हुआ उसके पीछे कई लेफ्ट विंग्स ऑर्गेनाइजेशन भी उसके पीछे है, इसमें जिहादी लोग हैं। तो मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि भाई अभी ये समय ऐसा आ गया है कि हमें अभी चुप रह के नहीं चलेगा, हमें सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेट करने का भी मामला नहीं रहा है, अभी सख्ती से इसको निपटना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हजारों लोग वहां से निकले हैं 14 तारीख को वो वहां पे आ गए, उसमें से कितने लोग संक्रमित हुए, वो वापस अपने अपने झोपड़ी झुग्गियों में पहुंच गए, उन्होंने अपने अपने इलाके में कितना फैलाया संक्रमण, ये तो आपको कम से कम 10 दिन के बाद यानी 24 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि 14 के बाद नुकसान कितना हुआ। फिर भी मेरा सरकार से ये अपील है कि आपका पहला कर्तव्य है हमारा संरक्षण करना, नागरिकों का संरक्षण करना, हमारे जान का संरक्षण करना। और पहला जो मैं बोलता हूं सबसे मूलभूत अधिकार जो हमारा है वो जीने का, फ्रीडम टू लिव।
तो मेरे फ्रीडम को ल्यू, मेरा जिंदा रहने का जो अधिकार है, मेरा जिंदा रहने का जो स्वतंत्र है, उसके सामने अन्य कोई भी स्वतंत्र मायने नहीं रखते। न विचार स्वतंत्र मायने रखता है, न घूमने फिरने का स्वतंत्र मायने रखता है, न पूजा पद्धति का। मैं वापस कह रहा हूं कि मुसलमानों को बार बार ये गलत बयानी करके बताया जाता है कि जुम्मे का नमाज मस्जिदों में ना पढ़ने के कारण इस्लाम खतरे में है। उन्हें ये बताया नहीं जाता कि मक्का और मदीना की मस्जिदें बंद है, मक्का मदीना में भी जुम्मे का नमाज मस्जिदों में नहीं हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि इस्लाम में मस्जिद को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। ये कोई भी इस्लामी जो पंडित है वो बताएगा, मगर ये लोग बार बार कहते हैं कि मस्जिद में ना जाने से इस्लाम खतरे में है। तो मुझे लगता है अब सरकार ने ऐसी लोगों पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। इस पे अगर हो सके तो पुलिस के द्वारा, अगर पुलिस काम नहीं कर पा रही है, अगर पॉलिटिकल पार्टी जैसे महाराष्ट्र में, जो मुझे तो कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ 2 लोग अरेस्ट हुए, उसमें से एक तो बड़ा बेचारा बेकसूर है और दूसरा बेवकूफ है। तो इसमें अभी भी ओरिजिनल लोग बाहर खड़े हैं। पुलिस को आदेश है कि कोई भी सख्ती ना बरताई जाए, हाथ जोड़कर विनती किया जाए। ये हाथ जोड़कर विनती करने से रुकने वाला नहीं है। अगर कोई इस कोरोना को फैलाने के लिए ये उनका अगर साजिश है तो उनको सख्ती से ही निपटना पड़ेगा। और मेरा जीने का अधिकार जो है और सरकार का जो पहला कर्तव्य है नागरिकों को जिंदा रखने का, उसके तहत मेरी ये मांग है कि आप भी सरकार से मांग करें कि केंद्र सरकार अभी पूरा भारत भर एक पॉलिसी पे काम करे। उसके लिए अगर जरूरी है तो इमरजेंसी लाए, अगर जरूरी है तो मार्शल लॉ लाए। हम लोग सब में सरकार के पीछे खड़ा होना चाहिए और हमने यही डिमांड करना चाहिए कि अभी पूरी स्वतंत्रता, आजादी, जीने की आजादी सबसे महत्वपूर्ण है। इस जीने की आजादी बरकरार रखने के लिए बाकी सभी स्वतंत्र, फ्रीडम ऑफ थॉट वगैरह, हम लोग अगर जिंदा रहे, हमारा देश जिंदा रहेगा तो फ्रीडम ऑफ थॉट वापस हम लोग स्टेब्लिश कर सकते हैं। बाकी स्वतंत्र, धार्मिक स्वतंत्र है, पूजा पद्धति का स्वतंत्र है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुस्लिम पंडित मुझसे 2 राय रखेगा कि घर में नमाज पढ़ने से इस्लाम खतरे में आ सकता है। तो मुसलमान भाइयों से भी मेरा अपील है कि आप भी, आपको जो वर्गलाने वाले लोग हैं उनसे दूर रहे। नक्सली की तो कोई बात ही नहीं कर सकते क्योंकि उनका तो उद्देश्य है देश को तबाह करना। अच्छा, मैं जाते जाते कहना चाहता हूं कि नक्सली और जिहादियों में बड़ी सिमिलैरिटी है। बाहर से तो आप बोलते कि नहीं नक्सली तो कोई रिलीजन ही नहीं मानते, तो ऐसी बात नहीं है। ये दोनों में सिमिलरिटी है कि पहली सिमिलरिटी ये कोई राष्ट्र संकल्पना पे विश्वास नहीं रखते, इनमें कोई राष्ट्रभक्ति नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। दूसरी सिमिलरिटी है कि जहां इनकी संख्या कम होती है तो ये मानवाधिकारों की बड़ी बढ़ चढ़ के बातें करते हैं, और जहां जहां पे इनकी संख्या बढ़ गई, ये मेजोरिटी में आ गए, उसी दिन दूसरों के मानवाधिकार ये लोग खत्म कर देते हैं। तो ऐसे 2 तत्व जो समाज विघातक है, उनकी आज एक अभद्र युति बन गई है। और इसके लिए सरकार ने आज तुरंत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेके इसको पूरा कुचलना चाहिए, तो भी हम बचेंगे, हमारा देश बचेगा। और अगर सरकार ये नहीं करे तो सरकार पर हमने दबाव बनाना चाहिए और